Hello everyone, welcome back to the channel. So this is chapter number 7, origin of transaction, source documents and accounting vouchers. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये चैप्टर सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन के नाम से कम जाना जाता है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स के नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो काम करने होते हैं। एक काम हमें करना होता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना होता है, दूसरा होता है वाउचर बनाना सीखना होता है। तो बेसिकली ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन क्यों है इस चैप्टर का नाम, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन का ओरिजिन होता है, ट्रांजैक्शन का उत्पत्ति होती है कि यहीं से ट्रांजैक्शन एक पैदा हुई है। उस ट्रांजैक्शन के किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी वो हम सीखेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है उसको जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में अगर हम जाए, याद करो हमने बैकग्राउंड में अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल की अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकें। जब मैं कहता हूं वेरीफाई कर सकें तो मतलब देयर शुड बी सम सोर्स डॉक्यूमेंट, कि हमें पता हो कि जैसे मान लो मैं अकाउंटेंट के पास जाता हूं, वो कहते हैं मैंने 500 रुपए किसी को दे दिए, मैं कहूंगा जी उसका सोर्स डॉक्यूमेंट लाके दो मुझे, कि उसने जिसको तुमने 500 रुपए दिए उसने तुम्हें कोई बिल दिया होगा, उसने तुम्हें कोई कैश मेमो काट के दिया होगा, वो दिखाओ मुझे। तो दैट इज बेसिकली माई सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आज हम सीखेंगे कि एक ट्रांजेक्शन जब हमारे खातों में आती है तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसको सबसे पहले किस चीज का एविडेंस लेके आप उसको नोट डाउन करते हो अपने खातों में, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। जब नोट डाउन किया जाता है तो सबसे पहले क्या नोट डाउन किया जाता है, वो वाउचर कैसा दिखता है। ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट्स में चैप्टर आपको मिल रहा होगा। पहला पार्ट जिसके अंदर मैं आपको इसका सारा थ्योरेटिकल पोर्शन करवा दूंगा, थ्योरेटिकल इन द सेंस कि हर चीज का मतलब पता हो तुम्हें कि कितने सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है, हर सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे वाउचर्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग वाउचर्स बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं डेबिट वाउचर, कैसे बनते हैं क्रेडिट वाउचर्स, वो हम अगले लेक्चर में सीख रहे होंगे। तो जल्दी से आज का पोर्शन शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। ये सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन और इवेंट हैविंग टेकन प्लेस, कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, कोई भी इवेंट हुआ है, तो उसका ये एक तरीके से एविडेंस है, उसका सबूत है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। सोर्स डॉक्यूमेंट उसका स्रोत डॉक्यूमेंट, की वो चीज आई कहां से, उसका सोर्स क्या है। ये कुछ इन्हें हम ये भी बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्यों बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मेरी पूरी अकाउंटिंग इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे चलती है। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, पैसे का हिसाब किताब रखने की प्रोसेस में। दिखता कैसे, जैसे मैंने आपको एक इनवॉइस दिखाया कि एक बिल मिलता है, आप भी कहीं जाते हो तो आप बिल लेकर आते हो, आप खाना खाते हो रेस्टोरेंट में, आप कहते हो भैया बिल दे दो, तो वो जो होता है ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट काम करता है, इस तरीके से वो देखने को मिलता है। आज हम डिफरेंट तरीके के सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हो सकता है इन चीजों का मतलब आप जनरल लाइफ में कुछ और समझते हो, लेकिन अकाउंटिंग में क्या मतलब है इनका हम आज समझेंगे। अच्छे से एक एक चीज का मतलब समझेंगे। हर चीज तुमने अपनी लाइफ में देखी जरूर होगी, तो देखते हैं जल्दी से। भाई पहली चीज है मेरे पास दैट इज कैश मेमो। ये कैश मेमो क्या होता है, कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो होता है बेसिकली, कैश मेमो होता है जब तुम कुछ भी सामान कैश में खरीदते या बेचते हो, तो उसके लिए एक जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसे आप बोलते हो कैश मेमो। इस कैश मेमो के अंदर चीजें लिखी जाती है कि क्या क्या सामान था, कितने कितने का सामान था, क्या कहते हैं टोटल पेमेंट कितनी हुई, किस दुकान का नाम, जो दुकान से आप सामान खरीद रहे हो, जो दुकान से सामान बेच रही है। जैसे मैं सामान कुछ बेच रहा हूं तो मैं अपनी दुकान का नाम लिखूंगा, मैं नंबर लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या क्या चीजें बेची, मैं हर चीज का अमाउंट लिखूंगा, मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट क्या है और नीचे अपने सिग्नेचर कर दूंगा। तो ये हो गया एक कैश मेमो। जब भी कैश में सेल्स की जाती है तब ये कैश मेमो इशू करता है सेलर। जल्दी से रीड कर लेते हैं। तो मीनिंग क्या है, देखो मीनिंग कहता है कि कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। जब गुड्स को कैश के अगेंस्ट बेचा जाता है तो सेलर बनाता है आपका कैश मेमो। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है, कहता है इसके अंदर आप क्या क्या लिखते हो। तो इट हैज डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, कि क्या सामान बेचा, कितनी चीजें बेची, रेट ऑफ ईच आइटम, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, Besides the date of transaction, other terms and conditions are also written। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हम लिख देते हैं कि आपको गुड्स अगर रिटर्न करने 10 दिन के अंदर कर सकते हो, एक्सचेंज करने हैं 5 दिन के अंदर कर सकते हो, 15 दिन के अंदर कर सकते हो, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप लिख देते हो। पर्पस क्या है,
पर्पस देखो, जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनका मेजर पर्पस तो होता है कि उसके बेस पे हम अकाउंटिंग कर सके, वो एज एन एविडेंस काम करते हैं। तो इसका पर्पस क्या होगा? सेलर के लिए पर्पस है कि मैंने इतने का सामान बेचा, बायर के लिए पर्पस है कि देखो जी मैंने इतने का सामान इस तारीख को तुमसे खरीदा था, इसके ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं। तो बेसिकली इट सर्व्स एज एन एविडेंस फॉर परचेज फॉर गुड्स, क्या है, फॉर परचेजर जिसने सामान खरीदा, वही मैं सोचो ना, फॉर परचेजर फॉर गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट कैश एंड फॉर सेलर फॉर गुड्स सोल्ड इन कैश। कि सेलर के लिए तो ये है कि मैंने इतने गुड्स बेचे थे कैश में, परचेसर के लिए है कि मैंने इतने गुड्स खरीदे थे कैश में। तो ये रहा हमारा कैश मेमो। तो कैश मेमो देखो कुछ ऐसा दिखता है, ये कैश मेमो कुछ ऐसा दिखता है। देखो आप ऊपर लिख देते हो अपना नाम, फर्म का जो सामान बेच रही है, जैसे राघव इलेक्ट्रॉनिक्स 120 है, भट्टू रोड, हिसार, हरियाणा। यहाँ पे आप कैश मेमो का नंबर लिखते हो, क्योंकि जो किताब जिस कॉपी में आप लिख रहे हो उसका नंबर होगा। यहाँ पे आप लिखते हो तारीख, किस तारीख को आपने सामान बेचा, कितना बेचा, क्वांटिटी इतना बेचा, ट्यूबलाइट्स की 5 क्वांटिटी बेची, पंखों की, रेट लिखते हो ईच चीज का क्या रेट है, फिर आप लिखते हो अमाउंट कितना बना कि 10 पंखे बेचे, 10 ट्यूबलाइट 500 के 5000, इस तरीके से 6000 का ये, और यहाँ लिखते हो आप टोटल। फिर यहाँ पे सिग्नेटरी होता है और यहाँ पे आप लिख देते हो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी लिख सकते हो। तो ये बड़ा बेसिक सा कैश मेमो है। इस तरीके से कुछ आपका कैश मेमो दिखता है कि इसके अंदर सामने वाली पार्टी का नाम कभी नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन होती है। यहाँ पे हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन लेकर गया, तो इसीलिए यहाँ पर हम सामने वाली पार्टी का नाम जनरली नहीं लिखते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इनवॉइस या बिल। हमने देखा भाई, अभी मैंने आपको बताया कि कैश में अगर कुछ भी सामान खरीदा या बेचा जाता है तो उसके लिए कैश मेमो बनता है कि अगर कैश में सामान बेचा तो सेलर बना के देगा कैश मेमो और वो आपको भी दे देगा। लेकिन अगर सामान बेचा जाता है जब उधार पे, तो वहां पर इशू किया जाता है इनवॉइस या फिर बिल। बिल या इनवॉइस एक तरीके से क्रेडिट पे जब सेल किया गया तब बनाता है, सेलर बनाता है। इसके अंदर सामने वाली पार्टी का नाम भी होता है, क्योंकि अगर आपने किसी को उधार पे सामान बेचा है तो ऑटोमेटिकली यू नीड द नेम ऑफ सामने वाले बंदे का, क्योंकि आपको गलती को उससे पैसे मांगने हैं। तो आप लिखते हो सामने वाली पार्टी का नाम, आप लिखते हो इनवॉइस का नंबर, आप लिखते हो तारीख जिस दिन तुमने गुड्स बेचे, तुम लिखते हो इसके अंदर क्या क्या सामान बेचा, कितने कितने का बेचा, टोटल अमाउंट कितना है, तुम लिखते हो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है कि विद इन 10 दिन पेमेंट करनी है, विद इन 15 दिन पेमेंट करनी है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकते हो और नीचे आपका सिग्नेटरी आ जाएगा। दैट्स इट। डिटेल्स पढ़ते हैं जल्दी से। क्या कहता है? कहते हैं कि इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब उधार पे बेचे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन के तौर पे इट हैज डिटेल्स ऑफ क्या गुड्स बेचे, कितनी क्वांटिटी में गुड्स बेचे, रेट ऑफ ईच आइटम, टोटल अमाउंट रिसीवेबल एंड डिटेल्स ऑफ पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड। सिंपल है। फिर आता है पर्पस क्या है। ये फिर पर्पस देखो हर एक का, ये एक एविडेंस है परचेजर के लिए कि मैंने इस रेट में सामान खरीदा था, सेलर के लिए कि सर आपने देखो सामान खरीदा था, पैसे दो। तो बेसिकली एज एन एविडेंस फॉर परचेजर फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड फॉर सेलर फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। समझ गए? कुछ बच्चे बोलते हैं सर बिल तो हम तो अगर मान लो रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं और कैश पे करके आते हैं उसे भी बिल बोलते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल भाषा में आप बिल बोल देते हो उसको, लेकिन इन एक्चुअली में अकाउंटेंसी की भाषा में बिल या इनवॉइस इशू किया जाता है जब पेमेंट उधार पे हो, मतलब कि सामान खरीदे लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर कैश में पेमेंट की गई है तो वहां पे कैश मेमो का इशू होना चाहिए। उसका नाम इनवॉइस या बिल नहीं होगा अकाउंटिंग की भाषा में। नॉर्मल भाषा में तुम्हारे अपने अपने मतलब हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। ठीक है भाई। तो इनवॉइस का कैसा फॉर्मेट होगा देखो, फिर से नाम आ जाएगा। अब जैसे राघव इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही सामान उधार पे बेचा होता, कैश में बेचा था, तो आपने देखा था यहाँ इस कॉलम के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन अब इस कॉलम के अंदर आ गया है। क्यों? क्योंकि आपने इनवॉइस बना रहे हो, इनवॉइस इशू कर रहे हो, आप क्रेडिट पे सामान बेच रहे हो, तो सामने वाले बंदे का नाम पता होना चाहिए। हमने लिखा आइडियल कस्टमर, बहुत बढ़िया कस्टमर है, एवरीवेयर रोड, हर जगह बैठा है, फाइन सिटी, बढ़िया शहर, फतेहाबाद हरियाणा, है ना, मेरा होम टाउन है ना, तो फाइन सिटी है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट। तो भाई वही सारी चीजें, कितनी चीजें, क्या चीज, कितनी चीजें, क्या चीज, हर एक का रेट क्या है, हर एक का रेट क्या है, टोटल अमाउंट कितना हुआ, वही सिग्नेचर, यहाँ पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, बात खत्म। समझ गए? सेम कैश मेमो, डिट्टो कॉपी पेस्ट कैश मेमो, बस यहाँ पे कस्टमर का नाम भी आ जाएगा, बात खत्म। तो ये हो गया आपका इनवॉइस। कैश मेमो अगर आपने कैश में सेल्स करी, इनवॉइस अगर आपने उधार पे सेल्स करी। अगला आता है मेरे पास रिसिप्ट। रिसिप्ट का भी इशू करते हैं हम। आपने भी सुना होगा, आप कहीं पेमेंट करके आते हो, अपनी स्कूल में फीस देकर आते हो, तो वहां पे बोलते हो रिसिप्ट दे दो, ट्यूशन की फीस देते हो, बोलते हो रिसिप्ट दे दो,
कोर्स खरीदते हो, बोलते हो रिसिप्ट दे दो। तो रिसिप्ट होती है बेसिकली जब आपने किसी को कैश पे कर दिया तो सामने वाला बंदा आपको एक रिसिप्ट देगा। क्या कहता है, रिसिप्ट इज इशूड बाय द सेलर व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। जब भी कस्टमर ने कैश दे दिया या चेक दे दिया। इसके अंदर क्या होता है, डिटेल्स ऑफ डेट, अमाउंट, नेम ऑफ पार्टी जिसने पेमेंट करी, नेचर ऑफ पेमेंट, कैश में करी या चेक में करी, अगर चेक में करी तो चेक का नंबर क्या है, कैश में करी तो किस तरीके से उसने कैश पे किया, वो सब डिटेल्स आ जाती हैं। पर्पस होता है सर्व्स एज एन एविडेंस फॉर कस्टमर कि मैंने पेमेंट कर दी है, कि तुम दोबारा ना मांग लेना, ये मेरी रिसिप्ट है, ये देखो, ये रिसिप्ट दिखा दोगे आप, ये देखो ये रिसिप्ट, आप मेरे से दोबारा पेमेंट नहीं मांग सकते हो, मैंने पेमेंट कर दी है। कुछ दिखती ऐसे है, इस ऊपर होता है जिसका है बिजनेस उसका नाम, वो इशू कर देता है रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम मिस्टर आइडियल कस्टमर फाइन सिटी, जितने भी पैसे हैं इन कैश और चेक, अगर चेक है तो चेक नंबर लिख दिया, इस डेट का, ड्रॉन ऑन कौन से बैंक पे है, ऑन अकाउंट ऑफ, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर क्यों लिखा, कि अगर आपने क्रेडिट पे सेल्स करी होंगी तभी तो आज आपको पेमेंट मिल रही होगी। इनवॉइस नंबर क्या होता है, जब तुमने उधार पे सामान बेचा तब तुमने इनवॉइस दिया, अब वो पेमेंट करके जा रहा है, तुम कह रहे हो कि ये उस इनवॉइस की पेमेंट है, तो हम अपने रिकॉर्ड्स को सही कर पाते हैं इससे। डेट लिख देते हैं, फिर हम लिख देते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी, हम लिख देते हैं चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। चेक्स को हम तभी मानेंगे अगर ये रियलाइज हो गए, ये नहीं कि तुमने चेक बना के दे दिया, तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है, चेक बाउंस हो गया, तो हम ये वैलिड नहीं होगी। सिंपल सी बात है। अगला देखो, नेक्स्ट आता है पे इन स्लिप्स। पे इन स्लिप्स, कभी भी अगर आप बैंक में जाओ तो बैंक में जाके देखना, लोग एक फॉर्म भर रहे होते हैं, उस फॉर्म का नाम होता है बेसिकली पे इन स्लिप। वो फॉर्म के अंदर, वो फॉर्म के अंदर आप क्या भरते हो, उस फॉर्म के अंदर अगर आपने कोई पैसे जमा करवाने हैं बैंक में तो आप पे इन स्लिप भर देते हो। उसके अंदर आप भर देते हो कि मैं इतने पैसे जमा करवा रहा हूँ इस तरीके से, या अगर आप कोई चेक रियलाइज करवा रहे हो तो वो सारी डिटेल्स आप भर के पे इन स्लिप में लिख देते हो, जिससे आपको क्या कहते हैं, आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हो, या आप चेक डिपॉजिट करवा रहे हो तो आप चेक की डिटेल्स लिख देते हो। तो पे इन स्लिप इस काम आती है। कहता है पे इन स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल एट बैंक, इट इज यूज्ड टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू बैंक। तो अगर आपको डिपॉजिट करवाना हो कैश या डिपॉजिट करवाना हो चेक बैंक के अंदर, तो आप पे इन स्लिप्स का यूज कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या होता है, किस तारीख को आप पैसा जमा करवा रहे हो, कितना अमाउंट करवा रहे हो, किस अकाउंट में, अरे अकाउंट डिटेल्स तो लिखोगे क्या, हवा में थोड़ी चला जाएगा, सिग्नेचर। पर्पस क्या है, सर्व्स एज एन एविडेंस फॉर डिपॉजिटर कि मैंने पैसे जमा करवाए थे, और बैंक के लिए भी कि आपके खाते में पैसे जमा हुए हैं, कि भाई कल को मैं जाऊं कि मैंने तो वो डिपॉजिट करवाए थे और बड़े नहीं, तो मैं वो स्लिप लेकर चला जाऊंगा, ये देखो ये स्लिप तुमने साइन कर रखे हैं, दिखाओ मेरे पैसे कहाँ बड़े हैं। तो दैट इज पे इन स्लिप। लेट मी शो यू। इस तरीके से पे इन स्लिप दिखती है। इसके दो भाग होते हैं, ये आपको दोनों भर के देने होते हैं। जैसे आप इसके अंदर सब कुछ लिखते हो, आप इसके अंदर लिखते हो सामान, जैसे कि नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, कितने पैसे इन वर्ड्स, यहाँ पे अमाउंट लिखते हो, फिर हजार के नोट होते ही नहीं, 2000 के कितने, 2000 के भी नहीं होते, 500 के नोट कितने हैं, 100 के कितने हैं, 50 के कितने, यहाँ लिख देते हो। अगर चेक जमा करवा रहे हो तो चेक का नंबर लिख देते हो, चेक पे नाम लिख देते हो, ये जमा करा देते हो। यहाँ पे किस खाते में पैसे जाने चाहिए, किस तारीख में, है ना। फिर ये वाली भी भर देते हो। बैंक क्या करता है, ये अपने पास रख लेता है, ये स्टैम्प स्टूम्प लगा के आपको दे देता है, ये ले जाओ, ये आपका एविडेंस है कि तुमने पैसे जमा करवा दिए हैं बैंक में। समझ गए। तो ये होती है आपकी पे इन स्लिप, आपको हर बैंक में देखने को मिल जाएगी। अगला डॉक्यूमेंट आता है मेरे पास, दैट इज चेक। व्हाट इज चेक? चेक, तुम सबने सुना है कि चेक नाम की कोई चीज होती है, किसी को चेक काट के दे दो तो वो पैसे निकलवा सकता है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक? हाउ कैन यू डिफाइन द चेक? तो चेक को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि चेक एक आदेश है जो अकाउंट होल्डर ने बैंक को दिया कि जिसका नाम मैंने इस कागज पे लिखा उसको पैसे दो। मैं मान लो मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में, मैं HDFC का चेक काट के देता हूं, तो मेरा वो आदेश है। आप, मैंने मान लो आपका नाम लिख दिया, मैंने अमन नाम लिख दिया, अमन लेकर जाता है बैंक में, तो बैंक को वो कागज क्या है, आदेश है कि जिस भी बंदे का नाम इस चेक पे लिखा है तो उसके खाते में ये पैसे ट्रांसफर कर दो या उसको कैश दे दो, जो भी है। तो मतलब बेसिकली बैंक के लिए क्या है, ये एक आदेश है। सो चेक क्या हुआ, इज अ डॉक्यूमेंट। चेक क्या हुआ, इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स, बैंक को जो ऑर्डर देता है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सन्स अकाउंट, जो बंदा चेक दे रहा है तुम्हें, टू द पर्सन whose name is written in the check, उस बंदे को दे दो जिसका नाम चेक में लिखा हुआ है। समझ गए। डिस्क्रिप्शन क्या क्या होता है, किस तारीख को,
कितना अमाउंट, नेम ऑफ द पेई एंड सिग्नेचर, किसने पे करा और उसके साइन। पर्पस क्या होता है? सर्व्स एज एन एविडेंस फॉर बैंक दैट अमाउंट इज डिडक्टेड बिकॉज चेक इज ड्रॉन। एविडेंस होता है कि मान लो कल को तुम चले जाओ बैंक के पास की और इसमें तो 1 लाख था, 50,000 कैसे रह गया, बैंक लाके दिखाएगा ये देखो चेक तुमने दिया हुआ किसी को चेक 50,000 का, तो मतलब दिस इज एन एविडेंस फॉर बैंक कि मैंने तुम्हारे खाते से पैसे रिड्यूस करे हैं। चेक दिखता कैसा है? चेक कुछ ऐसा दिखता है जैसे इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। यहाँ पे आप लिखोगे पे, किसको पे करना है, रुपी इन वर्ड्स, रुपी इन फिगर्स, यहाँ पे तारीख लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे साइन कहाँ पर है, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दोगे, सामने वाला बंदा ले जाके डिपॉजिट करवा देगा और उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी। अगला आता है डेबिट नोट, फिर आता है क्रेडिट नोट। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत मुश्किल से समझ आती हैं, तो बड़े ध्यान से समझना। डेबिट नोट का मतलब होता है कि आप सामने वाले बंदे को इंडिकेशन दे रहे हो कि मैंने अपनी खातों में, अपनी बुक्स में तुम्हें डेबिट कर दिया है। डेबिट नोट, मैं तुम्हें एक नोट भेज रहा हूं कि मैंने तुम्हें डेबिट कर दिया अपनी बुक्स में। जनरली इसकी वजह क्या होती है? जनरली इसकी वजह होती है कि जब मान लो कि मैं कहता हूं कि तुमने सामने वाले बंदे से कुछ सामान खरीदा, तो तुम एंट्री करते हो, परचेजेस को डेबिट करते हो और सामने वाले बंदे को क्रेडिट करते हो, क्योंकि तुमने उससे उधार में सामान खरीदा, है ना। सामने वाले बंदे से जब तुमने सामान खरीदा तो तुमने उसको क्रेडिट करा, लेकिन कई बार सामान खराब निकल आता है। तो मान लो मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, तो मैंने क्या किया, राम से 1 लाख का सामान खरीदा, तो मैंने राम को क्या कर दिया होगा, 1 लाख से क्रेडिट कर दिया होगा। उसमें से 10,000 का सामान निकल गया खराब, तो मैं क्या करूंगा, वो 10,000 का सामान राम को वापस भेजूंगा। जब मैं राम को वापस भेजूंगा 10,000 का सामान, तो उसको एक मैं डेबिट नोट भेजूंगा जिसमें लिखूंगा कि राम, मैंने आपको 10,000 से डेबिट कर दिया है क्योंकि मैं कुछ सामान रिटर्न कर रहा हूं, मैं परचेजेस रिटर्न कर रहा हूं, इस वजह से मैं आपको अपनी बुक्स में 10,000 से डेबिट कर रहा हूं। तो ये होता है डेबिट नोट। मतलब कि जब आप किसी को अपनी बुक्स में डेबिट कर रहे हो तो आप उसे डेबिट नोट इशू कर देते हो। रीड करें क्या लिखा हमने कि a debit note is a document that is made when debit has been made to the account of the party named in the debit note। कि अगर जिस पार्टी का नाम डेबिट नोट में है, अगर तुम उसको डेबिट कर दो तो उसको आप क्या करते हो, डेबिट नोट इशू कर देते हो। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है, किस तारीख को किया, कितने अमाउंट के लिए किया, सामने वाले बंदे का नाम क्या है, सिग्नेचर क्या है, रीजन भी मेंशन कर देते हैं जनरली इसके अंदर कि क्या रीजन है, किस लिए हम आपको डेबिट कर रहे हैं। एग्जांपल, परचेजर एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। अभी जो मैंने आपको बताया था कि जब मैं परचेज रिटर्न करूंगा तो मैं डेबिट का नोट इशू करता हूं। सेलर भी करता है एट द टाइम व्हेन ही फाइंड्स दैट गुड्स आर इनवॉइस्ड एट लेस अमाउंट, कि उसको लगता है जितने के गुड्स थे मैंने कम पे बेच दिए। मतलब कि सपोज ए टू बी, ए ने बी को सेल्स करी 20,000 की, ए को बाद में पता चलता है कि अरे ये 20 का माल नहीं है, ये तो 21,000 का माल था। तो ए क्या करेगा, 1,000 रुपए से और बी को अपना डेटर बना लेगा, क्योंकि ए ने उधार पे सामान बेचा बी को, तो ए क्या करेगा, बी को 1,000 रुपए से और डेटर बना लेगा। तो और डेटर बनाएगा तो बी को क्या करेगा, अपने खातों में डेबिट करेगा। तो ए क्या करेगा, डेबिट नोट इशू कर देगा बी को कि देखो बी, मैंने तुम्हें जो 20,000 का सामान बेचा था वो गलती से 21,000 का था, मैंने 20 में बेच दिया, तो मैं 1,000 से और डेबिट कर रहा हूं। तो सेलर एट द टाइम व्हेन ही फाइंड्स गुड्स आर इनवॉइस्ड एट लेस अमाउंट, जब सेलर को पता चलता है कि गुड्स मैंने कम अमाउंट पे गलती से इनवॉइस कर दिए, तो वो ए क्या करेगा, बी को डेबिट नोट इशू करेगा ऑफ ₹1,000। समझते हो? सो डेबिट नोट इस तरीके से इशू किया जा सकता है। डेबिट नोट दिखता कैसा है सर, ये ऐसा दिखता है जैसे कि ये चाचा भतीजा फैशन है। इनने क्या करा, ये डीएसपी रोड फतेहाबाद जो भी है, इन्होंने एक डेबिट नोट नंबर इशू किया 236, डेट थी ये, हेडिंग में लिखा डेबिट नोट। इन्होंने ये मैसर्स राहुल एंटरप्राइजेस दिल्ली से अपना माल लेते थे, और क्या हुआ कि ये जो माल था उनमें से इन्होंने क्या करा, 70,000 का माल रिटर्न करा। तो ये उसको जब माल रिटर्न करते हैं, जब जीआर करते हैं, गुड्स रिटर्न करते हैं, तो एक डेबिट नोट साथ में बना के भेज देते हैं। वो कहते हैं कि ये हम 70,000 का आपको डेबिट कर रहे हैं अपनी बुक्स में, बिकॉज गुड्स रिटर्न एज पर द डिलीवरी चालान नंबर 92। मतलब कि जब तुमने गुड्स भेजे थे तो उसके अंदर डिलीवरी चालान कटा होगा उसका, उस चालान नंबर ये, इस वाले पर्टिकुलर टाइम के जो इस चालान में मेरे गुड्स आए थे
उस गुड्स के अंदर मैं 70,000 के गुड्स रिटर्न कर रहा हूं। नीचे जो आपका सेल्स मैनेजर है वो सिग्नेचर कर देगा और यहां पर आप अमाउंट इन वर्ड्स लिख दोगे। समझ गए? इनके कोई एज इट इज सेट फॉर्मेट्स नहीं है, लेकिन जनरली वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो बेसिकली इसने क्या करा, चाचा भतीजा फैशन ने क्या करा, मैसर्स राहुल एंटरप्राइजेस को जब गुड्स रिटर्न करे तो डेबिट नोट साथ में इशू कर दिया कि भाई 70,000 से मैंने तेरे को डेबिट कर दिया है, ध्यान रख लियो, कल को फालतू ना मांग लियो मेरे से पैसे। सो दिस इज माई डेबिट नोट। अगला आता है क्रेडिट नोट। अब सोचने की बात है, क्रेडिट नोट क्या होगा? क्रेडिट नोट बिल्कुल डेबिट नोट का अपोजिट होता है। क्रेडिट नोट में क्या करते हो, जब तुम सामने वाले बंदे को अपनी बुक्स में क्रेडिट करते हो तब आप उसको एक क्रेडिट नोट इशू कर देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी को गुड्स सेल करी थी, मैंने सपोज करो मैंने राहुल नाम के बंदे को गुड्स सेल करी। जब मैंने राहुल नाम के बंदे को गुड्स सेल करी तो मैंने कुछ एंट्री करी होगी, राहुल को डेबिट कर दिया होगा, है ना। जब उधार पे सामान बेचा तो मैंने राहुल को बोला होगा तू मेरा डेटर बन गया, मैं तेरे को अपनी बुक्स में डेबिट कर रहा हूं। तो मान लो मैंने 50,000 से का सामान उसको सेल करा। अब कल को वो कहते हैं कि सर इसमें से 3,000 का सामान खराब निकल कर वो मेरे को वापस कर देगा। तो 3,000 का जब सामान वापस करेगा तो मैं राहुल को एक क्रेडिट नोट इशू करूंगा कि मैंने तुम्हें 50,000 से डेबिट किया था जब सेल की थी, तो लेकिन 3,000 का माल तूने मुझे वापस कर दिया, तो ये 3,000 से मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूं। मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूं कि क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं फॉर दिस इनवॉइस नंबर की जब मैंने आपको सेल की थी। तो ये होता है क्रेडिट नोट। इस जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी दिखाऊंगा, एक बार रीड कर लेते हैं। A credit note is a document that is made when credit has been made to the account of the party named in the credit note. डिस्क्रिप्शन में वही सारी, किस तारीख को कर रहे हो, कितना अमाउंट कर रहे हो, नेम ऑफ द पार्टी क्या है, सिग्नेचर। कब करे जाते हैं, जब सेलर एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न, जब मेरे पास माल वापस आया तब मैं ये क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो एबीसी साइंटिफिक कंपनी, डीएसपी रोड, फतेहाबाद, ये क्या करते हैं, मैसर्स कॉम्प्लेक्स केमिकल्स, दिल्ली में कॉम्प्लेक्स केमिकल्स नाम की एक दुकान है, वो उनको कहते हैं कि देखो हम आपको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं अपनी बुक्स में 35,000 से, क्योंकि आपने कुछ हमें सामान रिटर्न कर दिया है। गुड्स रिसीव्ड, हमने क्या लिखा, गुड्स रिसीव्ड एज पर डिलीवरी चालान नंबर 52, कि जब हमने जो हमें गुड्स रिसीव हुए आपसे वापसी इस डिलीवरी चालान नंबर के, डेटेड हम तारीख भी लिखते हैं, ये गलती से 1 आ गया, तो 12 अप्रैल 2025 को जो मैंने तुम्हें गुड्स बेचे थे वो वापस मुझे रिसीव हो गए हैं और मैं तुम्हारे को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहा हूं 35,000 रुपए से। मैं 5 मई 2025 को ऐसा कर रहा हूं। समझ आया कि हम जब सामने वाले बंदे को अपनी बुक्स में क्रेडिट करते हैं तो हम क्रेडिट नोट उसको इशू कर देते हैं। ठीक है जी। अब आती है बात वाउचर। ये वाउचर क्या होता है? देखो, वाउचर की डिस्कशन में वैसे अगली क्लास में करूंगा पूरी की पूरी आपके साथ, लेकिन मैं आज भी करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है बेसिकली ये आधा चैप्टर कईयों के सिलेबस में होता है और कईयों के सिलेबस में पूरा होता है। तो जिनके सिलेबस में आधा होता है तो उसके अंदर वाउचर की डेफिनेशन वाला टॉपिक कवर होता है। तो वाउचर क्या होता है, देखो अब अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक तुमने सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़े। सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं बेसिकली एविडेंस। उन एविडेंस के बेस के ऊपर तुम एक पहला पर्चा काटते हो जिसका नाम होता है वाउचर। तो पहली बार वो अकाउंट्स के अंदर जाने के लिए तैयार होती है ट्रांजैक्शन, ये नहीं अभी गई नहीं है, लेकिन वो अकाउंट्स में जाने के लिए तैयार करते हो तो क्या बोलते हो, वाउचर। वाउचर क्या है? अब वाउचर इज इंटरनल डॉक्यूमेंट। ये क्या है? एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये कहीं बाहर नहीं जाना। That is prepared to authorize and record a financial transaction. It is maintained on the basis of source document. मेरे अकाउंटेंट के पास क्या होता है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट आता है। मेरे अकाउंटेंट के पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट आता है। मेरा अकाउंटेंट क्या करता है, इंटरनल पर्पसेस के लिए, मेरा अकाउंटेंट क्या करता है, इंटरनल पर्पसेस के लिए एक वाउचर काट देता है, जिसके बाद अकाउंटिंग बिगिन होगी। तो अकाउंटिंग इसके बाद बिगिन होती है, विच बिगिंस अकाउंटिंग। तो मेरा अकाउंटेंट क्या करता है, एक वाउचर काट देता है इंटरनल पर्पसेस के लिए, जिसके अंदर वो बताता है दैट इज प्रिपेयर्ड टू ऑथराइज एंड रिकॉर्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट ऑथराइजेस कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई है, अब इसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए। ठीक है। तो जब ये वो काम कर देता है अकाउंटेंट तो इसकी वाह वाह हो जाती है। तो बेसिकली क्या करता है, सोर्स डॉक्यूमेंट को देखता है, पहचानता है ये सही है, कि ये बिल सही कटा है, कि कैश मेमो सही है, उसके बेसिस पे ये वाउचर काट देता है, फिर हम उसको अकाउंटिंग बिगिन कर देते हैं। वाउचर बेसिकली 2 तरीकों के होते हैं। टाइप्स ऑफ वाउचर की बात करें, 2 तरीकों के वाउचर होते हैं। एक होता है तुम्हारे पास कैश वाउचर,
एक होता है नॉन कैश वाउचर। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो कैश नेचर की होती है तो उसके लिए मेरा अकाउंटेंट क्या करता है, कैश वाउचर काटता है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नॉन कैश नेचर की होती है तो उसके लिए वो क्या करता है, नॉन कैश वाउचर बनाता है। नॉन कैश वाउचर का एक और नाम होता है दैट इज ट्रांसफर वाउचर, और कैश वाउचर बेसिकली जिसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट हो। कैश वाउचर के फर्दर दो टाइप होते हैं, एक डेबिट वाउचर होता है, क्रेडिट वाउचर होता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे मेंटेन भी करने हमें वाउचर्स को, और किस तरीके से ट्रांसफर वाउचर बनेगा जो कि नॉन कैश वाउचर होता है। जल्दी से पढ़ लेते हैं हल्का सा। कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिसिप्ट और पेमेंट। जब भी कैश रिसीव होता है या कैश की पेमेंट होती है तब कैश वाउचर बनता है। साथ ही में इट इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू द चेक, तो चेक की रिसिप्ट पेमेंट भी इसके अंदर आती है और कैश की भी आती है। नॉन कैश वाउचर वहीं पे, नॉन कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश, जिनके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उनके लिए नॉन कैश वाउचर्स चलते हैं। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर द डे। दिस इज माई पार्ट नंबर 1 डन। पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया बहुत अच्छे से। बेसिकली जनरली ज्यादातर स्कूलों का सिलेबस यहीं तक होता है, वो थ्योरी पूछते हैं, इनकी डेफिनेशंस पूछते हैं जो कि यहाँ पे कवर होती हैं बहुत अच्छे से। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, कि किस तरीके से वाउचर्स बनाए जाते हैं, डेबिट वाउचर कैसा दिखता है, क्रेडिट वाउचर कैसा दिखता है, ट्रांसफर वाउचर कैसा दिखता है, क्वेश्चन आ जाए तो उससे वाउचर बनते कैसे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से कवर कर लो। 7 चैप्टर भी हमारा शुरू हो चुका है। इफ यू आर अभी तक आपने शुरू नहीं करा तो प्लीज शुरू कर लो, बैकलॉग इकट्ठा मत होने दो। यहाँ पर इस चैनल पे सिलेबस सबसे फास्ट चलता है, सबसे बढ़िया तरीके से चलता है। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे हमने 1 से लेकर 7 सभी चैप्टर्स करवाए हुए हैं। सो मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।